हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाला जो हिस्ट्री है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास। और इसमें भी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है और आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम लोग चौथे चैप्टर के अंतर्गत, जो कि आपका मध्यकाल के अंतर्गत आता है, मुगल शासक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बाबर आते हैं, ठीक है, अकबर आते हैं। ये आपका 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में जिन्होंने जो मुगल शासकों ने शासन किया था उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में चर्चा होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपके हर टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट हो या फिर कोई भी टेट हो, ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस आता है और आपका एनसीईआरटी से ही आता है, आप लोग अच्छे से सिलेबस जानते होंगे, तो उसमें ये आना ही आना है। तो ये आपको मैं क्लास में आपको ऐसे कहानी की तरह पढ़ा दूंगी कि आपको लेंदी भी नहीं लगेगा और आराम से इसको समझ पाएंगे आप, और एग्ज़ाम में जो है फटाफट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक पर, मतलब इस चैप्टर पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जब लोग अलग अलग जगहों से लोग शासन करने के लिए आते थे तो ये कैसी संस्कृतियों में भिन्नता होती थी, विविधताएं पाई जाती थी। तो इसमें क्या होता था, शासन कर पाना बहुत अत्यधिक कठिन कठिन कार्य था उस समय। ठीक है, तो मतलब इसी तरह जो है मुगल भी, यहाँ पर मुगल साम्राज्य भी आए, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और 16वीं शताब्दी सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार, मतलब इनके राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू होता है, दिल्ली और आगरा से। ठीक, यहीं से इनके, अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मुगलों के जो जो शासन है वो कहाँ से, मतलब उनके राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो ये आपका दिल्ली और आगरा से होता है। ठीक, इन्होंने अपना विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इनका अधिकार हो गया। ठीक, और देखिए, अगर इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया है तो मतलब इनके जो नियम कानून है, विचार है, वो कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो है उनके जो विचार थे, शासन संबंधी जो उनके विचार थे, उन्होंने जो लागू किया था, वो जब उनका राज्य का पतन हो गया उसके बाद भी वो यहाँ पर रहे। और जैसे कि राजनीतिक राजनीतिक धरोहर हो गई। ठीक, आज दिल्ली का लाल किला जो है, ये देखिए, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ पर क्या करते हैं, लाल किले पर जो है लोगों को, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक, तो लाल किला किसने बनवाया था, मुगलों ने बनवाया था। ठीक, ये मुगल शासकों का निवास स्थान था। तो इसी तरह यह देखिए, यहाँ पर जो है एक चित्र भी दिखाया गया है लाल किले का। इसके बाद जो है यहाँ पर एक टॉपिक है कि मुगल लोग थे कौन। ठीक, मुगल कहाँ थे, कौन थे, कहाँ से आए थे। तो देखिए, इसमें दो तरह की, मतलब दो वंशों की बात की गई है कि जो मुगल जो है वो दो महान शासकों के वंशज थे। तो देखिए, माता और पिता इनमें दो होते हैं। तो माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक, क्या थे कि माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। अब ये चंगेज खान क्या करता था, क्या क्या था, चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर ये उस समय राज करता था। और पिता की ओर से ये ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। और तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, 1404 में हुई थी।
ठीक। तो समझ में आया। मुगल शासक जो थे ये दो वंश मतलब ये मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक और पिता की ओर से ईरान, इराक एवं तुर्की, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक। और चंगेज खान जो था वो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर वो राज करता था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ बात है कि लेकिन जो मुगल शासक थे वो अपने आप को जो है मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी जो उनसे जुड़ी जो स्मृतियाँ थी वो बहुत ही खराब थी। क्या चंगेज खान जो थे उनकी माता की जो ओर से जो चंगेज खान थे उनसे जुड़ी स्मृतियाँ जो है वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इसलिए वो जो है मुगल जो है अपने आप को नहीं कहलवाना पसंद करते थे। क्या? मंगोल शासक कहलवाना नहीं पसंद करते थे। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जो तैमूर उनके पिता के वंशज थे, हाँ पिता के वंशज थे, उन पे वो गर्व करते थे। ठीक। क्यों करते थे? क्योंकि जो है उनके एक महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने किया था? तैमूर के वंशजों ने किया था। इसलिए मुगल जो है अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक। यहाँ पर देखिए चित्र भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम मुगल सैन्य अभियान के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि कैसे उनका सैन्य अभियान था। तो सबसे पहले जब जो मुगल शासक था बाबर, ठीक, प्रथम मुगल शासक एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? बाबर था। इसका शासनकाल कब चला? 1526 से 1530। ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। ठीक। और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो यहीं से इसका जो है शासन स्टार्ट होता है। और 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया इसने। ठीक। इसको उत्तराधिकारी बनाया गया था। कहाँ का? फरगना राज्य का, 1494 में। ठीक। और उस समय वो कितने वर्ष का था? सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष का। अब याद रखिएगा बाबर ने कितने वर्ष में जो है शासन को संभाला। तो बाबर की उम्र जब 12 वर्ष की थी तब उसको उत्तराधिकारी बनाया गया था। ठीक। देखिए मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक। फिर कुछ वर्षों तक वो भटकता रहा। उसके बाद क्या हुआ? 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक। मंगोलों के कारण जो है मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसको जो उत्तराधिकार मिला था उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। और फिर बाद में उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। और इसके बाद उसने जो है उसका कब्जा कहाँ कहाँ हुआ पानीपत के युद्ध के बाद? दिल्ली और आगरा पर। ठीक। दिल्ली और आगरा को किसने कब्जे में लिया? बाबर ने कब्जे में लिया। इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब सुनिए देखिए इब्राहिम लोदी के पास बहुत अधिक सेनाएं थी। लेकिन बाबर ने उस समय पहली बार युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया था। इस वजह से वो जीत गया। ठीक। इब्राहिम लोदी के पास बाबर से 4 गुना जो है मतलब चीजें थी, सैनिक थे। लेकिन उसने युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार प्रयोग किया। अब अगर एग्जाम में पूछा कि युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया तो वो आपका 16वीं शताब्दी में। उस समय कौन शासक था, मतलब कौन कौन युद्ध में था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ये भी पूछ सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था।
बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है और आएगा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अकबर का शासन 1605। अब यहाँ पर उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। देखिए, मुगल जो परंपरा थी उस वो लोग कैसे ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े पुत्र को शासन बना, उत्तराधिकारी बना देना, ठीक, उसको अपना राज्य सौंप देना, ये लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक। लेकिन उसमें होता क्या था, उस समय सहदा याद जो है, एक नियम था जो यूज किया जाता था, और ये थी किसकी, मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा थी, ठीक। तो उस समय होता क्या था कि इसमें उत्तराधिकार का विभाजन, जितने भी पुत्र, अगर किसी के 3 पुत्र हैं तो तीनों में विभाजित किया, 2 पुत्र हैं तो दो दो में विभाजित किया जाता था राज्य को, मतलब, ठीक है, उनका जो समस्त जो राज्य होता था वो सब में विभाजित कर दिया जाता था। अब इसके बाद मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब इसको भी देखिए कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देखिए, मुगल शासक बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, तो इसलिए क्या होता था कि जितने भी शासक लोग थे जो है वो क्या करते थे, वो उनके सामने जो है अगर नहीं टिक पाते थे तो वो झुक जाते थे और मुगलों के पास आ जाते थे, उनकी सत्ता में शामिल हो जाते थे। लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक। इसमें जो है सबसे अच्छा उदाहरण राजपूतों का था। तो मतलब राजपूत बहुत दिन तक ऐसे, मतलब राजपूत ऐसे थे जो बहुत दिनों तक मुगल की सत्ता को मतलब सत्ता को अपनाने से वो इनकार करते रहे, ठीक। और कुछ ने तो अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया ताकि उन्हें उच्च पद प्राप्त हो जाए, ठीक। और लेकिन कुछ ने विरोध किया था। तो यहाँ पर कुछ एक देखिए, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ की राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां हुआ करती थी। तो इसमें जो है एग्जाम्पल में जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक। और इसके बाद शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर, मतलब प्रेजेंट में जो जोधपुर में है, कि राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक। तो इन लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने, राजपूतों ने भी, कईयों ने तो विरोध किया लेकिन कुछ ने मतलब अपने पुत्रियों की शादी कर दी ताकि उन्हें अच्छे पद वहां पर मिल सके। आगे हम लोग देखेंगे कि मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे, इन्होंने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया, ठीक। लेकिन जब वो मुगल लोग करते क्या थे, अगर कोई हार जाता था तो उसको क्या करते थे, सम्मान से उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, और उसकी जो जागीर थी, उन्होंने जो जीती हुई थी उसको वापस भी कर देते थे, ठीक। इसीलिए बहुत दिन तक वो लोग टिके रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुगलों ने जो है, जब जब जो है राजपूत जो है जब हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया और उन्हें अपनी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी, ठीक। मतलब उनको पराजित भी किया और अपमानित भी नहीं किया, ठीक। इसीलिए जो है उन्होंने बहुत बहुत दिन तक इस तरह अपना प्रभाव उन्होंने लोगों पर बनाए रखा और बहुत ज़्यादा दिन तक उन्होंने राज्य किया। इसके बाद देखेंगे हम कुछ यहाँ पर मनसबदार और जागीरदार, ये होते क्या है मनसबदार। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे साम्राज्य जो है विभिन्न क्षेत्र में मतलब बढ़ता गया, बहुत सारे क्षेत्र जो है इनमें उनके राज्य में सम्मिलित होते गए, तो उन्हें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में तो ज़्यादातर सरदार जो है तुर्की थे, लेकिन
अब इस छोटे समूह के साथ-साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। ठीक? उन्होंने अपने जो है राज्य में उनके राज्य का जो प्रशासन था, उनमें इन सभी लोगों को जो है उन्होंने शामिल किया। ठीक? और जो मुगल लोगों की सेवा में लोग आते थे, उनको का क्या कहा जाता था? मनसबदार। जो नौकरशाह होते थे, मुगलों की सेवा करते थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। ठीक? मनसबदार का मतलब जो उनके सरकारी हैसियत या उनका पद होता था, यही होता था मनसबदार का अर्थ। ठीक? कोई सरकारी हैसियत अथवा किसी को कोई सरकारी हैसियत या पद मिल जाता था, उसी को मनसबदार कहा जाता था। यह जो है मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी, जिसमें जो है इसमें पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा जो है सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। ठीक? और जो पद और वेतन हुआ करता था, वो जात की संख्या पर निर्भर करता था। जितनी अधिक संख्या होगी जात की, दरबार में जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी। ठीक? और उस हिसाब से वेतन भी मिलता था, मतलब वेतन भी ज्यादा होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। ठीक? उन्हें घुड़सवार भी उसी हिसाब से मिलता था। और मनसबदार के पास जो उनके सवार हुआ करते थे, उनको निरीक्षण के लिए लाते थे। और जब वो लोग अपने मतलब उनके पास जो सैनिक के पास जो घोड़े हुआ करते थे, वो उनको दगवाते थे और इसी से उनका पंजीकरण होता था। उसके बाद ही जो है उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक? और ये वेतन जो है कहाँ से दिया जाता था? जो राजस्व इकट्ठा होता था, कर इकट्ठा होता था, ठीक, भूमि के रूप में, उन्हें उसी से वेतन दिया जाता था। और उन्हें जागीर कहते थे। ठीक? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मतलब जो राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि हुआ करती थी, उसी को मनसबदार जो है वहीं से वेतन पाते थे और उसी को जागीर कहा जाता था। ठीक? तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ताओं में क्या होता था? इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था ना कि जो है एक जमीन दे दी जाती थी, मतलब उनको कहीं और भेज दिया जाता था और उस जमीन को कहा जाता था कि ये तुम्हारे अंडर में है। तो वो लोग क्या करते थे? उसी जमीन से कर एकत्रित करते थे और जो सैनिक थे उनको भी वेतन देते थे और वो इक्ता लोग मतलब वो खुद भी रखते थे उसी में से वेतन और उनको भी देते थे। ठीक? यही था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अकबर का जो शासन काल था, उस समय जागीर जो हुआ करते थे, उनका सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। ठीक है? ताकि जो है इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक? मतलब जितना जो है मनसबदार पाते हैं, उतना वो भी पाएं। ठीक? औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल बदल गई। उन्होंने सब कुछ चेंज, क्योंकि औरंगजेब ने सब कुछ चेंज कर दिया। जो राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम थी। अब प्राप्त राजस्व, मतलब जो राजस्व मिलता था, वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम हुआ करता था। और उस समय क्या होने लगी? मनसबदार की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक? इसके कारण जो जागीर होते थे वो मिलने बंद हो गए। मतलब जागीर जो है मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। मतलब जागीर उनको बहुत कम मिलते थे। इस तरह जो है जागीरों की संख्या कम हो गई। और इसी तरह जो है परिवर्तन होते होते औरंगजेब के नियंत्रण से सब कुछ चला गया और वो हर चीज़ पर नियंत्रण, परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और इससे जो है किसानों को मुसीबत आ गई और इसी तरह सब कुछ खराब हो गया उस समय। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब्त और जमींदार। अब इसमें देखिए क्या है, जो मुगलों की आमदनी हुआ करती थी, वो कहाँ से मिलती थी? जो किसान लोग हुआ करते थे, खेती करते थे, उनसे जो उपज मिलता था, उपज का जो मतलब उपज, जब वो लोग खेती करके अनाज उगाते थे, तो वहीं से जो राजस्व मिलता था, उसी से
मुगलों की आमदनी होती थी। ठीक, तो अधिकतर जगहों पर, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। और समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। इसमें जो है एक अकबर के मंत्री थे, राजस्व मंत्री टोडरमल। इन्होंने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। ठीक, अब यहाँ पर टोडरमल के बारे में पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग क्या बताएंगे कि ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। ठीक, अब टोडरमल ने क्या किया था कि उन्होंने क्या किया कि जो जो फसल होगी उसके जो नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। ठीक, प्रत्येक जो प्रांत हुआ करता था, सूबे हुआ करता था, उनको राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की जो अलग अलग फसलें हुआ करती थी उनके लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। और राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक, ये जो व्यवस्था थी इसको जो है जब्त कहा जाता था। देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा, जमींदार जो है शक्तिशाली होने लगे और मुगल शासक जो है अगर उन पे शोषण किए करते थे तो वो लोग विद्रोह कर सकते थे। ठीक, कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। ठीक, यहाँ पर देखिए मारा जा रहा है कैसे गरीबों को, यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है कुछ धन वन जो भी है। इसके बाद यहाँ पर शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ के राजकाल में एक लघु चित्र का ब्यौरा यहाँ पर दिखाया गया ना, यही है, ये शाहजहाँ के काल का है। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। इसके बाद देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अकबर ने क्या किया। उनका एक करीबी मित्र थे और दरबारी थे अबुल फजल, उनको कहा कि आप जो है शासनकाल का इतिहास लिखिए। तो अबुल फजल ने क्या किया कि इस इतिहास को 3 जिल्द में लिखा और इसका शीर्षक जो था वो अकबरनामा था। पहली जिल्द में जो है अकबर के पूर्वजों का बयान है, ठीक, उनके जो पूर्वज हुआ करते थे उनका। और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है कि उनके शासन में क्या क्या घटनाएं घटी। और तीसरे में आईने अकबरी है। ठीक, इसमें क्या है कि प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ठीक, और इसमें जो है भारत के लोगों की परंपराएं, संस्कृतियों का भी वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का अब से रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। इसके बाद देखिए दरबारी, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। ठीक, जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा थी और इसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां क्या था, उनका खिताब था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उनका समय समय पर सहयोग कर देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण है थे और दूसरी ओर वह यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा था। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत है इनके बारे में। इसके बाद देखिए सुलह कुल के बारे में है कि अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। इसके बाद ये इतना कुछ खास नहीं है, तो हम लोग आगे चलेंगे 17वीं शताब्दी में और इसके पश्चात मुगल साम्राज्य। इस समय मुगल साम्राज्य क्या था, तो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी उसके फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई और विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए।
इस समय देखिए समाज में जो है असमानताएं पाई जाने लगी। शाहजहां के शासनकाल के 20वीं वर्ष के दस्तावेज में देखा गया कि इस समय जो है मनसबदार जो हुआ करते थे, जिनको उच्च पद प्राप्त था, उनमें से जैसे 8,000 हैं तो उनमें से 445 ही मनसबदार हुआ करते थे। ठीक, मतलब इनकी प्रतिशत में संख्या 5.6 हो गई थी। और जो साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% थी। ठीक, और स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में उसको उसको दिया जाता था। और आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कह रहे हैं कि मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। और इस खर्चे में जो शिल्पकार हुआ करते थे और किसान, उनको तो लाभ हो जाता था और वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। लेकिन राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों और किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो गरीब लोग थे उनका जो है मुश्किल से पेट भर पाता था। ठीक, और इसीलिए वो लोग जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करते थे, अतिरिक्त संसाधनों में जैसे औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे वो लोग। ठीक, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे तो वो इन सब चीज़ों में कैसे जो है निवेश करेंगे। और इन सब अर्थव्यवस्था से जो है ज़्यादा जो धनी किसान थे, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन, इनको ज़्यादा लाभ होता था। ठीक, मुसलमानों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक, तो ये रही कुछ मुगल काल के बारे में चर्चा। तो हमने जो है इस क्लास में सारी चर्चाएं कर ली, कैसे जो है मुगल शासक हुए, कैसे जो है उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और इन सब बारे में हमने चर्चा की। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से मतलब समझा होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार और 3 बार अगर आप इसको पढ़ लेते हो, इस चैप्टर को, ठीक है, देख लेते हो वीडियो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज के लिए जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है सही जोड़े बनाएं। अब सही जोड़े बनाए में इसमें है सबसे पहला नंबर है मनसब। मनसब क्या है? मनसब एक पद है। ठीक, मनसब क्या है? एक ये पद है। मंगोल, ठीक है, तो मंगोल क्या आएगा? ये एक उज्बेक था, हमने पढ़ा था ना कि मंगोल के उज्बेकों ने जो है युद्ध किया था। उसके बाद सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत इसमें क्या आएगा? ये आपका मेवाड़। और राठौड़ राजपूत ये क्या थे? ये आपका मारवाड़ आएगा। नूरजहां थी, नूरजहां, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। और नूरजहां उनको एक पद मिला था, मतलब उनको एक निकनेम मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे रिक्त स्थान भरें। दक्कन की पांचों सल्तनत, बरार खानदेश, अहमदनगर, और कौन कौन सा था? बीजापुर और गोलकुंडा। यहाँ पर आपका बीजापुर आएगा और यहाँ पर आपका गोलकुंडा आएगा। ठीक, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो उसके सवार उसके क्या थे? सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता है। ठीक, यहाँ पर आएगा सैन्य उत्तरदायित्व।
इसके बाद देखिए अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी क्या किया, उसकी सुलह ए कुल के विचार को गढ़ने में मदद की थी। सुलह ए विचार को गढ़ने में किसने मदद की थी? अकबर के दोस्त और सलाहकार ने। कौन थे? अबुल फजल ने। तो यहाँ पर ये सुलह ए कुल, ठीक, ये आएगा। इसके बाद हम लोग देखिए आगे देखेंगे मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे। तो इसमें जो है आपके गुजरात तथा मध्य प्रदेश थे, ठीक। इसमें आपका गुजरात और एमपी, ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? तो देखिए मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए था जिन्हें कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी पद या दायित्व मिलता था, ठीक। ठीक है, ये तो आपका हो गया मनसबदार। और मनसबदार अपना वेतन जो है वो राजस्व मतलब कर एकत्रित करने वाली भूमि में पाते थे, उन जिन्हें जो है जागीर कहते थे, ठीक, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो आपको समझ में आ गया कि इनके बीच में क्या संबंध था। और आगे हम लोग देखेंगे मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो मुगल प्रशासन में जमींदार की मुख्य भूमिका थी कि मध्यस्थ व्यक्तियों को जो किसानों के राजस्व प्राप्त करते थे, ठीक, या क्या कर मध्यस्थ की थी भूमिका उनकी, ठीक। वो लोग क्या करते थे? किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे। इसके अलावा वे एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे, ठीक। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। तो देखिए अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक जो कट्टरता है प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायित्व है, ठीक। और धार्मिक चर्चाओं के फलस्वरूप अकबर के प्रशासन में सहिष्णुता की नीति को अपनाया। इन चर्चाओं से ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें शांति और न्याय पर बल था, ठीक। इसके बाद मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? तो ये तो बहुत इजी है। पहले तो ये जो है मंगोल, इसमें क्या क्या कह सकते हैं? देखिए कैसा प्रश्न है ये। अच्छा, समझने की बात है। इसमें कह रहे हैं कि मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। पहला जो है वो मंगोल और दूसरा तैमूर, जो मतलब जो ईरान, इराक एवं तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, ठीक। तो माता की तरफ से वो मंगोल के थे और पिता की तरफ से ईरान, इराक और तुर्की मतलब तैमूर के वंशज थे। तो इसमें क्या था कि जो मंगोल लोग थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, नरसंहार किया था, ठीक। और जो ये आपका तैमूर थे मतलब उनके पिता के वंशज थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक। इसलिए क्या है, वो लोग ज़्यादा उन पे मतलब 1998 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो लोग तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। तो देखिए भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य के खर्चे से मनसबदार, कलाकारों, मजदूरों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों ये सब क्या थे, राजस्व पर ही आश्रित थे, ठीक। और सभी प्रशासनिक काम इस आय द्वारा ही पूरे होते थे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। देखिए इसलिए जो है क्योंकि शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन
अब जो छोटे-छोटे समूह थे, जब वो भी उनके शासन में शामिल होने लगे, तो ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों तथा अन्य समूह समूह ये सब जो है उनके शासन में सम्मिलित हो गए। तो इससे उनको भारत में अपने शासन करने का विस्तार करने में सहायता मिली। ठीक, जिसके लिए वो केवल केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि से मनसबदार की नियुक्ति उन्होंने किया, और ये महत्वपूर्ण थी। मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीयकरण के लिए एक चुनौती है? तो देखिए, यह राष्ट्रीयकरण के लिए एक चुनौती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें भारत के विभिन्न धर्मों एवं पंथों के अनुयायी भारत की विविधता में एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक, इससे भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत और अधिक सुदृढ़ हुई है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है? तो देखिए, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मुगल साम्राज्य में पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, परंतु आज के समय में धीरे धीरे यह औद्योगिक स्वरूप प्राप्त कर रही है। इससे कृषकों का महत्व मुगल साम्राज्य की तुलना में कम हुआ है। ठीक, वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ा है। मुगल काल के में 5-6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपयोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो ये रही जो है कुछ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हो गए हैं। अब आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु नाम से है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।